प्रश्न प्रश्न एक है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। किसने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। यानी न्यूटन के पहले ही किस वैज्ञानिक ने या किस व्यक्ति ने यह बताया था कि जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में वो सभी पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है वाराहमिहिर, तीसरा है बुद्धगुप्त और डी में है ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। न्यूटन से पूर्व ब्रह्मगुप्त ने जो 7वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ थे, 7वीं शताब्दी में एक भारतीय गणितज्ञ थे, 7वीं शताब्दी में एक भारतीय गणितज्ञ थे। ये भारतीय थे गणितज्ञ 7वीं शताब्दी के। तो इन्होंने न्यूटन के पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आगे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। विकल्प है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। अब जो क्वेश्चन पहले दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ कह रहा है कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को आकर्षित होती है, ये बात किसने कहा। और यहाँ कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। तो जो बात न्यूटन ने कहा और जो ब्रह्मगुप्त ने कहा था उसमें क्या अंतर है। ब्रह्मगुप्त ने सिर्फ इतना कहा था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी ब्रह्मगुप्त ने सिर्फ पृथ्वी के बारे में कहा था, कि वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है। ये बात ब्रह्मगुप्त ने सिर्फ पृथ्वी के बारे में कहा था। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन ने कहा कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यानी कि दुनिया की हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये बात न्यूटन ने कहा। तो ब्रह्मगुप्त में और न्यूटन के विचार में अंतर क्या है। ब्रह्मगुप्त ने सिर्फ पृथ्वी के बारे में कहा था कि वो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन न्यूटन ने कहा दुनिया की सभी वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो चूंकि न्यूटन ने हर वस्तु के बारे में ये बात कही, इसीलिए न्यूटन के नियम को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। चूँकि ये सभी वस्तुओं के ऊपर ये बात लागू होती है, ये विचार सर्वप्रथम न्यूटन ने ही रखा था। इसीलिए न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है उसको हम सार्वभौमिक नियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, जिसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ अंतरिक्ष में कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो वो यानी कि एक अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। अब उस अंतरिक्ष यान से कोई सेब बाहर की तरफ फेंका जाए तो उस पर प्रश्न पूछ रहा है कि अगर ये सेब बाहर फेंका जाता है तो उसका क्या होगा। ए कह रहा है कि पृथ्वी की ओर गिरेगा, यानी वो सेब पृथ्वी की ओर गिरेगा। बी कह रहा है कम गति से गतिमान होगा, यानी वो सेब भी गतिमान हो जाएगा लेकिन कम गति से। सी कह रहा है अंतरिक्ष यान के साथ ही उसी गति से गतिमान होगा। और डी कह रहा है अधिक गति से गतिमान होगा। यानी यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है कि अगर किसी अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे किसी अंतरिक्ष यान से कोई सेब बाहर फेंका जाता है
तो तो क्या होगा, उसके विकल्प के रूप में 4 बातें कही गई है। एक कहा गया है कि वो पृथ्वी की ओर गिरेगा, दूसरा कहा जा रहा है कि वो जितना अंतरिक्ष की गति है उससे कम गति से गतिमान हो जाएगा वहीं पर। सी कह रहा है कि अंतरिक्ष यान की जो गति है उसी गति से वो भी वहाँ गतिमान हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि अंतरिक्ष यान की गति से के अधिक गति से वो गतिमान होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। चूँकि अंतरिक्ष यान से अगर कोई सेब छोड़ा जा रहा है अंतरिक्ष में तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो वहाँ काम नहीं कर रहा है। तो जब पृथ्वी का आकर्षण बल वहाँ काम नहीं कर रहा है तो जाहिर है कि वो सेब पृथ्वी की तरफ तो गिरेगा नहीं। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो अंतरिक्ष यान की गति है उसी गति से वो भी अंतरिक्ष यान के साथ चक्कर लगाना शुरू कर देगा, अंतरिक्ष यान के साथ चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यानी तो यहाँ एक और चीज़ समझिए कि पृथ्वी के द्वारा जो बल किसी पे लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल। और इस गुरुत्व बल, जब भी आप किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उसके गति में परिवर्तन होता है। तो गति में जो परिवर्तन होता है तो गति में परिवर्तन से क्या होता है, गति परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण। तो ये जो गुरुत्व, पृथ्वी का जो आकर्षण बल है जिसको हम गुरुत्व कहते हैं, उस बल के लगने से जो गति में परिवर्तन होता है उससे जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं जिसको जी से डिनोट किया जाता है। अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। पीसा की झुकी हुई मीनार, ये पीसा इटली में है, वहाँ एक मीनार है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मीनार झुकी हुई है लेकिन इसके बावजूद वह गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रही है, कह रहा है वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, यानी ऊपर वाले हिस्से में वो पतली हो गई है। वो बड़े तल क्षेत्रफल पे आच्छादित करती है, यानी कि वो अपने आधार में बहुत बड़े क्षेत्र को, उसका आधार क्षेत्र चौड़ा है। आगे कह रहा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। और डी कह रहा है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, यानी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। तो इसका सही विकल्प होगा डी। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो तल के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं रही है। आगे है, यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की वर्तमान दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, यदि सूर्य और पृथ्वी के वर्तमान दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तब सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसका वो कितना रह जाएगा, इसी पे प्रश्न है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम 2 गुना कर दें तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है, आप जानते हैं कि हर वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तब सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसका मान कितना रह जाएगा। ये कह रहा वर्तमान से 2 गुना, वर्तमान से 4 गुना, वर्तमान का चौथा भाग, वर्तमान का आधा भाग। तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान का चौथा भाग। जैसे ही सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 2 गुना होगी तो आकर्षण बल जो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया जा रहा है वो कितना हो जाएगा, उसका 1/4 भाग रह जाएगा। कह रहा जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, यानी जब कोई वस्तु ऊपर से ऊंची जगह से गिराई जाती है तो उसका भार पे क्या असर पड़ता है, उसका भार शून्य हो जाता है, उसका भार अपरिवर्तित रहता है, उसका भार परिवर्तनशील रहता है। और डी है सभी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है और यदि वायु का प्रतिरोध शून्य है, यानी वायु नहीं है, वायु की अनुपस्थिति में ऐसा हो रहा है कि कोई वस्तु ऊंचे स्थान से गिर रही है, तब क्या होगा, तब उसका जो भार है वो अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित क्यों रहेगा, क्योंकि जो वस्तु है उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा,
उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा गिरने पर। और दूसरा, उस पर जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है पृथ्वी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का आकर्षण बल है, वो भी उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। तो चूंकि द्रव्यमान में और आकर्षण उस पर लगने वाला, यानी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसमें और उस वस्तु पर लगने वाला पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसीलिए उसके भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि भार क्या होता है किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल अपरिवर्तित है, नहीं बदल रहा है, तो जाहिर है ऐसी स्थिति में वस्तु के ऊपर उस वस्तु का जो भार है वह भी अपरिवर्तित रहेगा। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। यानी 3 वस्तु है, लकड़ी है, लोहा है और मोम की बनी हुई कोई वस्तु है, या इन तीनों का कोई टुकड़ा है, उसको समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? जब तीनों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, एक साथ गिराया जाता है, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा? कह रहा है लकड़ी, मोम, लोहा और सभी एक साथ। तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी एक साथ। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से जब पृथ्वी पर गिराया जाएगा और हवा की अनुपस्थिति होगी, यानी वायु नहीं होगा, वायु का प्रतिरोध नहीं होगा, वायु नहीं होगा, हवा की अनुपस्थिति होगी, यानी हवा का प्रतिरोध नहीं होगा, और ये 3 अलग अलग वस्तु है जिनका द्रव्यमान अलग अलग है, घनत्व तो अलग अलग है, लेकिन चूंकि वायु की अनुपस्थिति है, तो ऐसी स्थिति में तीनों पे समान, पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो समान रूप से काम करेगा। तीनों ही वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल समान रूप से काम करेगा, और चूंकि वायु की अनुपस्थिति है, वायु का कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसलिए तीनों ही पृथ्वी पर एक समान गिरेगा। लेकिन अगर वायु का प्रतिरोध होता तब कौन पहले गिरेगा और कौन बाद में गिरेगा, ये उस वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है। आगे कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, यानी अब कह रहा है कि हवा में जब हवा उपस्थित है तब लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए, तब क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में। लोहा और लकड़ी 2 वस्तु है और वायु की उपस्थिति है, यानी वायु जब उपस्थित होता है तो वायु भी एक प्रतिरोध का काम करता है, लेकिन दोनों पर पृथ्वी का आकर्षण बल समान रूप से लागू हो रहा है, मगर इसके बावजूद चूंकि दोनों के द्रव्यमान में अंतर है, और द्रव्यमान किसका अधिक है? लोहे का द्रव्यमान और घनत्व दोनों अधिक है, इसलिए लोहा जो है, लोहे की बनी हुई वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी, जबकि लकड़ी की जो बनी हुई वस्तु या गेंद है वो पृथ्वी पर बाद में गिरेगी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, कथन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है। यानी कह रहा है, कथन कह रहा है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है। कारण कह रहा है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। मतलब जो कथन दिया है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, उसका कारण नीचे दिया है। उसका कारण क्या दिया है? उसका कारण दिया है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब नीचे दे रहा है, नीचे दिए गए से सही का चयन कीजिए। एक ए में दे रहा है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। बी दे रहा है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। सी दे रहा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी कह रहा है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो सही को चुनना है। तो हम देखते हैं कथन क्या कह रहा है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है। ये तो कथन सही है।
अब आगे कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कथन तो सही है और कारण जो दे रहा है वो गलत है। कारण गलत क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पर भी आकर्षण है, चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे वो चंद्रमा वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये कहना कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है, क्योंकि चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण है। तब फिर लेकिन ये गलत क्यों? चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण है, ये बात सही है, अपना गुरुत्वाकर्षण है। और जो चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण है उसका मान जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण, आप जानते हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है किसी चीज़ पे तो उसमें गति उत्पन्न होती है। जैसे ही गति उत्पन्न होती है तो लगातार गति में परिवर्तन होता है, तो गति में परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं। तो यानी गुरुत्व बल जो है वो त्वरण उत्पन्न करता है, तो गुरुत्व बल से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। और पृथ्वी के जो गुरुत्व जनित त्वरण है उसको जी से डिनोट किया जाता है। तो जो चंद्रमा का गुरुत्व जनित त्वरण है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है। तो इसीलिए चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है। चूँकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में 1/6 है, इसीलिए चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी पर मानव के वजन की तुलना में 1/6 रह जाता है। तो इसमें क्या सही होगा? कथन सही है परंतु कारण गलत है। 11वां कह रहा है किसी पिंड का भार ए है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम देख रहे थे 11। किसी पिंड का भार कह रहा है कि पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। अब ध्रुव पर सर्वाधिक क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उससे जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है उसका मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। तो इसीलिए क्या होता है, आप जानते हैं कि और किसी वस्तु का भार क्या होता है, उस पर लगने वाला पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी से उसका भार तय होता है। तो पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? हाँ, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? उसका भार अधिकतम होगा आपका ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक लगता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम लगता है। आगे कह रहा है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार, पिंड मतलब वस्तु, किसी वस्तु का अधिकतम भार निम्न में किसमें होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में किसी दिए गए विकल्प में किसी पिंड का अधिकतम भार किसमें होगा? हाइड्रोजन में होगा। हाइड्रोजन में क्यों होगा? क्योंकि किसी पिंड का भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक जो उस पर आकर्षण बल लगता है और दूसरा जो उस पर उत्क्षेप बल लगता है। दो तरह का बल लगता है, एक आकर्षण बल और दूसरा उत्क्षेप बल। तो जो इसमें जो चार चीज़ें दी गई है, वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का जो उत्क्षेप बल है वो सबसे कम है। हाइड्रोजन का उत्क्षेप बल सबसे कम है, इसीलिए पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? हाइड्रोजन में होगा। आगे कह रहा है भारहीनता होती है, या मतलब भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जब किसी भी वस्तु का भार किस वजह से होता है? उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जब गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा तो उसका भार भी शून्य होगा।
अगला है रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी, तो यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर, डब्ल्यू रोंटगेन। तो रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज किसने, मैडम क्यूरी ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन के टीका, पेनिसिलिन के टीका। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, चेचक के टीका का, चेचक के टीका। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। और डब्ल्यू रोंटगेन ने किसका खोज किया था, एक्सरे का। डब्ल्यू रोंटगेन ने किसका खोज किया था, एक्सरे का। तो रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, चेचक के टीका का। और डब्ल्यू रोंटगेन ने किसका खोज किया था, एक्सरे का। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे से घूमती है। इस गति को हम क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं। यानी पृथ्वी की जो गति है 4400 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग, उसको हम क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं। ए है, पृथ्वी के आकार के अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। बी है, अपने कक्ष में पृथ्वी के गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। सी है, संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है। और डी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी केंद्र की ओर खींचता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। जो पृथ्वी की गति है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है कि अपने कक्ष में पृथ्वी की जो गति है उसकी तुलना में जो हमारी गति है पृथ्वी पर वो काफी कम यानी शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो उसका परिणाम होगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तब क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य और भार वही रहेगा। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो हमने आपको पहले बताया था कि किसी वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए जाने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। तो यदि पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर, अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए तो क्या होगा, तो उस वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। आगे है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की ओर नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या करता है, उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है। यानी कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की ओर नहीं गिरता। इसका कारण क्या है, तो पहला कारण बता रहा है कि उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। दूसरा जो विकल्प वो कह रहा है कि चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। तीसरा विकल्प कह रहा है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। और डी कह रहा है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। देखिए, जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो उस पर दो बल कार्य करता है। एक तो केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है, एक केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है जो उसको केंद्र की तरफ खींचता है, और एक पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। इस एक ऊपर अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है पृथ्वी की तरफ से। जो ये केंद्राभिमुखी बल लग रहा है इसकी वजह से तो ये गति कर रहा है, लेकिन उसकी गति में जो परिवर्तन आता है जिसकी वजह से, वो परिवर्तन किसकी वजह से आता है, वो आता है आपको जो पृथ्वी द्वारा उसके ऊपर अपकेंद्रीय बल लगाया जा रहा है, उस अपकेंद्रीय बल की वजह से उसके गति में परिवर्तन आता है और उस
परिवर्तन में, गति में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। डी है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, या यानी जो कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा कर रहा है उसको किससे ट्रैक किया जा सकता है, यानी उसकी स्थिति का पता किससे लगाया जा सकता है? ए में कह रहा है डॉपलर प्रभाव द्वारा, बी में कह रहा है राडार द्वारा, सी में कह रहा है सोनार द्वारा, डी में कह रहा है पल्सर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। सोनार द्वारा किसका पता लगाया जाता है? महासागर के भीतर जो कोई वस्तु है उसका पता लगाया जाता है सोनार के द्वारा। रडार द्वारा किसका पता लगाया जाता है? वायु में, यानी आसमान में अगर कोई वायुयान है तो उसकी उपस्थिति या उसकी स्थिति का पता रडार के द्वारा लगाया जाता है। आगे कह रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, इसका कारण क्या है? यानी एक उपग्रह जो अपने कक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है उसका कारण क्या है? एक दे रहा है अपकेंद्रीय बल, बी दे रहा है केंद्राभिमुखी बल, सी दे रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, डी दे रहा है कोई नहीं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि उसका कारण केंद्राभिमुखी बल या अभिकेंद्रीय बल है। अगला है गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय। 4 प्रकार के बल का जिक्र किया गया है, गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। पूछ रहा है इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली है, विकल्प दिया है गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। तो इसमें सबसे शक्तिशाली है प्रबल नाभिकीय बल और सबसे कमजोर कौन है? वो है गुरुत्व बल। इसमें सबसे शक्तिशाली है प्रबल नाभिकीय बल और सबसे कमजोर कौन है? गुरुत्व बल है। आगे कह रहा है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, जब समान वेग से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका सही आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब उसमें जो व्यक्ति होता है उसको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही होती है तब उसमें जो व्यक्ति होता है उसको अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। आगे कह रहा है लोलक की कालावधि निर्भर करती है, यानी किसी लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड किस पे निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान पर, उसके लंबाई पर, उसके समय पर, उसके तापमान पर। तो लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। किसी लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका कालावधि उतनी अधिक होगी, और लंबाई जितनी कम होगी उसकी कालावधि उतनी कम होगी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? विकल्प है दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने से उस घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। और जब आवर्तकाल बढ़ जाता है तो घड़ी सुस्त हो जाती है, घड़ी सुस्त हो जाती है, सुस्त हो जाती है। अगला है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, झूले पर है और बैठी हुई स्थिति में है। उस लड़की के खड़े हो जाने पे प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वो लड़की खड़े हो जाती है झूला पे तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके खड़े होने पर उसका लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी। लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी। अगला है पृथ्वी का पलायन वेग है
पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? वह वेग जिससे हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाती, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको वो पार कर जाती है उसके तो उस स्थिति में जब वो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाती है तो उसी वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। और वो वेग कौन सा है? 11.2 किलोमीटर। यानी हम पृथ्वी से किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो वस्तु ऊपर ही चली जाएगी, पृथ्वी पर नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इससे कम गति से फेंकेंगे, मान लिया हम 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से फेंक दिए, तब क्या होगा? वो वस्तु वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। अगर हम 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से फेंक दिए तो वस्तु पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। यानी जब हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के से कम गति से फेंकेंगे तो वस्तु पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? ए है, यह पृथ्वी के निकट है। बी है, यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है। सी है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। डी है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका सही आंसर है डी। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण ये है कि वायुमंडल जानते हैं गैसों का मिश्रण है, तो वहाँ जो गैस है उसकी जो गति है वो चंद्रमा के पलायन वेग से उसकी गति अधिक है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये चंद्रमा का पलायन वेग है, चंद्रमा का पलायन वेग है। और चंद्रमा पे जो गैस होता है उसका पलायन वेग क्या होता है? वो इससे अधिक होता है। यानी इसीलिए चंद्रमा का जो पलायन चंद्रमा जो है उस गैस को अपनी तरफ खींच के नहीं रख पाती है, इसीलिए वहाँ पलायन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। अगला है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। हमने ऊपर आपको बताया था लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, और नीचे है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो इसका सही आंसर होगा शीतकाल। लोलक घड़ी ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, और आवर्तकाल बढ़ने से वो सुस्त हो जाती है। और शीत ऋतु में इसके ठीक विपरीत होता है, उसकी लंबाई कम हो जाती है, उससे उसका आवर्तकाल कम हो जाता है, इससे उसकी गति बढ़ जाती है। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है? शीतकाल में।